बच्चों, हम कक्षा 9th की हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी के अंतर्गत हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है क्षितिज। क्षितिज के अंतर्गत हम काव्यखंड पढ़ रहे हैं। अध्याय है 15 और जो कवि हैं वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। हम इसका पहला पद्यभाग पढ़ चुके हैं। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। हमारी कविता का नाम है मेघ आए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने ये कविता लिखी है मेघ आए। इसका हम प्रथम भाग पढ़ चुके हैं। आज हम इसका द्वितीय भाग पढ़ेंगे, साथ ही कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। तो देखो, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार की। बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। अकुलाई और किवार। हरसाया ताल पानी परात भर के। हरसाया परात। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर की। तो हम पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। देखो, जुहार की। जुहार की का अर्थ है प्रणाम किया, यानी बूढ़े पीपल ने या गांव के सम्मानित व्यक्ति ने जो मेहमान आए हैं उनको प्रणाम किया। सुधी लीनी। सुधी लीनी का मतलब है याद किया, यानी कोई किसी को याद करता है तो वो सुधी लीनी कहलाता है। अकुलाई। अकुलाई का अर्थ है बोली अकुलाई। अकुलाई का अर्थ है व्याकुल होना, यानी इस तरीके के मन में भाव उठना जिसमें प्रसन्नता भी हो और कुछ दुख भी हो। हरसाया। हरसाया ताल मतलब खुश हुआ। परात भर के। परात यानी थाल जैसा एक बड़ा बर्तन होता है, उसे परात कहते हैं। तो देखो, कवि यहाँ क्या कहना चाहता है। कवि यहाँ कहना चाहता है कि जब सजे धजे मेहमान के रूप में बादल आए, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़ के जुगार की। तो बूढ़ा पीपल, हवा चली तो वो ऊपर नीचे हो रही थी ना उसकी डालियां, उस प्रकार बूढ़े पीपल ने क्या किया, बादलों को आया देखकर पीपल ने गांव के बुजुर्ग के एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में, यानी जो गाँव में सबसे बुजुर्ग होता है उसे सम्मान दिया जाता है कि वो सम्मानित या वरिष्ठ नागरिक होता है, उसी प्रकार जो बूढ़ा पीपल, पुराना पीपल गाँव का है, उसने क्या किया, सम्मानित व्यक्ति के रूप में इस मेहमान का, कौन से मेहमान का, बादल रूपी मेहमान का अभिवादन या स्वागत किया। इधर क्या हुआ, बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, यानी कि मानसूनी जो बादल होते हैं वो वर्ष में एक बार ही आते हैं। तो क्या, उससे पहले जब बादल आते हैं यानी मानसून आता है, उससे पहले तेज गर्मी पड़ती है। तो क्या है, जो लता है, जो बेल है, वो क्या है, गर्मी से एकदम व्याकुल हो चुकी है, अब उसे भी बारिश की आवश्यकता है। तो वो क्या कर रही है, बादलों से उलाहना दे रही है बादलों की कि बरस बाद सुधी लीनी, यानी आपने तो मेरी एक बरस के बाद, यानी एक साल के बाद आपने तो मेरी सुधी ली है, या आपको मेरी एक साल के बाद याद आई है। क्यों? क्योंकि गर्मी से व्याकुल लता ने दरवाजे की ओट में खड़े होकर उलाहना देते हुए कहा है कि तुम्हें तो एक साल बाद मेरी याद आई है। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। अब देखो, मेघ को सजे धजे देखकर आए भी बादल, काले बादल छा गए हैं, तो अब पानी बरसेगा, मूसलाधार या रिमझिम जैसी भी बारिश होगी तो तालाब भी पूरे लबालब हो जाएंगे। तो तालाब भी इसको, बादलों को देख करके बहुत खुश हुआ है और प्रसन्न हो उठा है, और वह परात में पानी भरकर मेहमान के पैर धोने हेतु लेकर के आया है। अब देखो, जिस प्रकार घर में कोई मेहमान आता है या कोई दामाद आते हैं शहर से गांव की तरफ, तो पूरा गांव क्या करता है, घर का सबसे बड़े सम्मानित व्यक्ति या गांव के सम्मानित व्यक्ति उनका अभिवादन करते हैं। घर का एक सदस्य क्या करता है, उनके पैर धोने के लिए पानी लेकर के आता है। गांव में इसी तरह ये रीति रिवाज होते हैं कि आने वाले मेहमानों के पैर धोए जाते हैं, और जो उनका इंतजार कर रही है, उनकी जो नायिका है, वो किस प्रकार सबके सामने आकर के बात नहीं कर सकती है, तो किस प्रकार वो दरवाजे के पीछे खड़ी होकर व्याकुल होकर के और आने वाले मेहमान को उलाहना दे रही है। तो यहाँ कवि ने क्या किया है, बादलों को मेहमान का रूप दिया है। अब अगला देखो आप, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अरशु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब आप इसमें एक बार इनके शब्दार्थ देखो। क्षितिज, क्षितिज का अर्थ देखो, हमारी पुस्तक का नाम भी क्षितिज है। क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी या धरती, और जय का अर्थ होता है जहां से उसका जन्म हुआ है, यानी जब हम बहुत दूर तक देखते हैं तो आकाश और पृथ्वी का जो मिलने का स्थान दिखाई देता है वह क्षितिज कहलाता है। तो क्षितिज क्या है, धरती और आकाश के मिलन बिंदु का भाग होता है। अटारी, अटारी क्या होती है, छत पर जब
जो छत के ऊपर सबसे ऊपर एक कमरा बना हुआ होता है उसे अटारी कहते हैं। गहराई दामिनी, दामिनी का अर्थ है यहाँ बिजली, जो आकाश में बिजली चमकती है उसे दामिनी कहते हैं। दमकी, दमकी का अर्थ है यहाँ चमकी। गांठ खुल गई भरम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। भरम यानी वहम, जो एक दूसरे के प्रति संदेह था उसकी अब गांठ खुल गई, यानी कि मन के सारे जो भेदभाव थे वो अब समाप्त हो गए हैं। अश्रु, बांध टूटा झरझर मिलन के, अश्रु ढर के, अश्रु का अर्थ है यहाँ आंसू। जब क्या हुआ है, जब सारे भेदभाव समाप्त हो गए हैं तो क्या हुआ, आंखों से आंसू ढलकने लगे हैं। मेघ ढर के, अश्रु ढर के, ढर के का अर्थ है यानी कि बह गए, यानी आंसू आंखों से बह गए हैं। अब आप देखो यहाँ कवि क्या कहना चाहता है, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, यानी आकाश में जब उमड़ते घुमड़ते बादल देखे और बादलों के बीच में जब क्षितिज रूपी अटारी पर क्या हुआ, मेघ छाने लगे, यानी कि धरती और आकाश के मिलन पे जहाँ आकाश में क्या होने लगा, अटारी, अटारी यानी ऊपर ऊपर वाला जो कमरा है घर का उसके ऊपर यानी पूरी छत के ऊपर जब मेघ छाने लगे तो उन घने बादलों के मध्य में क्या हुआ, दामिनी दमकी, यानी तेज बिजली चमकी। जब घने काले बादल आ गए और उनके बीच में जब बिजली चमकने लगी तो अब तक क्या था, लोगों को यह भ्रम था कि पता नहीं ये बादल बरसेंगे कि नहीं बरसेंगे, लेकिन जैसे ही बिजली चमकने लगी लोगों का भ्रम टूट गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। देखो, अब तक लोगों को भ्रम था कि पता नहीं बादल आएंगे या नहीं, अब की बार बरसेंगे या नहीं, परंतु जैसे ही बिजली चमकी, दामिनी दमकी, तो क्या हुआ, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। अब वह भरम दूर हो गया कि बादल बरसेंगे या नहीं, यानी बिजली जब चमक गई है तो वस्तुतः बादल बरसेंगे ही। साथ ही इसी प्रकार हम इसको मानवीकरण के रूप में देखते हैं। जैसे प्रवासी मेहमान यानी दामाद जब अटारी पर पहुंचते हैं, यानी ऊपर ही ऊपर के कमरे में अपनी नायिका से मिलने के लिए पहुंचते हैं, तो उसकी नायिका का भ्रम भी समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार आकाश में बिजली चमकने पर बादलों के मध्य में लोगों का भ्रम समाप्त हो जाता है कि अब तो बरसात आएगी ही, निश्चित आएगी, उसी प्रकार जब प्रवासी मेहमान अटारी पर पहुंचते हैं तो उनकी नायिका का भी भ्रम समाप्त हो जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि अब नायक आ पहुंचे हैं। तब उसने मेहमान से क्या कहा, नायिका ने, कि आपके आगमन को लेकर के मेरे मन में जो भ्रम था, जिस प्रकार बारिश के आने का जो भ्रम था उसी प्रकार नायिका को भ्रम था कि नायक आएंगे या नहीं आएंगे, वह अब मिट गया है। कैसे मिट गया है, बादल से बारिश आने का भ्रम कैसे मिटा, बिजली के चमकने से। और नायक के आने का भ्रम नायिका के मन में से कैसे मिटा, कैसे मिटा, जब उसने देखा कि नायक अब अटारी पर आ गए हैं तो उसे लग गया कि अब निश्चित रूप से नायक आ पहुंचे हैं। तो वो नायिका यानी लता रूपी जो नायिका है वो ये कह रही कि आप मुझे माफ कर दें। यह सुनते ही मेहमान जो बादल है, मेहमान रूपी दामाद है या मेहमान रूपी जो बादल है का सब्र का बांध टूट गया, यानी कि वो बादल है, जैसे ही बिजली चमकी बादल बरसने लगे, उसी प्रकार नायिका ने जब नायक से कहा कि मेरा जो भ्रम है मन का अब वो मिट गया है, तो मेहमान के सब्र का बांध टूट गया, यानी कि वो व्याकुल हो गई है और नायक भी व्याकुल हो गए हैं। और उस मिलन वेला में प्रिया और प्रिय के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, अर्थात मूसलाधार बारिश होने लगी। यानी कि जैसे ही बिजली चमकी और बिजली चमकते ही बादल बरसने लगे, उसी प्रकार अटारी पर जब नायक आया तो नायिका ने उससे ये कहा कि मेरा भ्रम समाप्त हो गया है, आप 1 साल बाद आए हैं लेकिन अब मेरा भ्रम बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो दोनों के मिलन से जो अश्रुपात हुआ वो मूसलाधार बारिश के रूप में यहाँ बताया गया है। इस प्रकार मेघ बन ठक्कर मेहमान की तरह गांव में आए। कैसे आए मेघ, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, यानी मेघ है जो दामाद की तरह पाहुने की तरह बन ठन के और संवर के गांव में आ पहुंचे हैं। अब देखो हम ये जो पद भाग है इसमें क्या विशेषता आई है उसको हम देखेंगे। विशेषता देखो, बूढ़े पीपल ने गांव का बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति होने के नाते मेहमान के रूप में पधारे मेघ का स्वागत किया है। अब देखो जब गांव में कोई मेहमान आते हैं तो घर का जो सबसे बड़ा बुजुर्ग होता है या समाज का या गांव का, वही सबसे ज़्यादा सम्मान करता है, उसका सबसे पहले सम्मान करता है। उसी प्रकार जब बादल आए तो क्या है, बूढ़ा पीपल से मतलब सबसे पुराने पीपल ने जब हवा चली तो झुककर और कभी ऊंचे नीचे होकर उसकी जो डालियां हिलती हुई है उन हिलती हुई डालियों ने बादलों का स्वागत किया।
सब लोग क्या हैं, उसके आगमन की प्रतीक्षा में थे। मेहमान की आगमन की प्रतीक्षा में थे, यानी बादलों के आगमन की प्रतीक्षा में थे, या दामाद के आगमन की प्रतीक्षा में थे। जब वह आया तो सम्मान की दृष्टि से उसका स्वागत किया गया। कैसे स्वागत किया गया उसका? देखो, भारत की जो प्राचीन संस्कृति है उसमें क्या है, घर आए मेहमान के पैर धोए जाते हैं। परात में पानी लिया जाता है और घर आए मेहमान के पैर धोए जाते हैं। तो आज भी देश के कुछ भागों में क्या है, मेहमानों के पैर धोए जाते हैं। मेहमान यदि दामाद हो तो उसे पूज्य भी माना जाता है, यानी कि दामाद को पूजनीय माना जाता है। उसी प्रकार तालाब भी क्या कर रहा है, एक घर का अतरंग सदस्य होने के नाते, यानी कि प्रकृति का एक अतरंग सदस्य होने के नाते बादल रूपी मेहमान है, उसके पैर धोने के लिए परात में पानी भर करके लेकर आया है। तो देखो बच्चों, आपको ये पद्य भाग भावार्थ और शब्दार्थ के साथ समझ में आ गया होगा। आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें हम आज यहाँ देखेंगे। पहला प्रश्न है, बादलों के आने पर प्रकृति में जिस गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। यानी जब बादल आए हैं, चारों तरफ बादल छा गए, उससे पहले क्या क्या क्रियाएं हुई है, बादलों के आने पर क्या क्रियाएं हुई है, और बादल आ चुके हैं तब क्या क्रियाएं हो रही है, उसके बारे में कवि ने देखो क्या क्या कहा है। प्रस्तुत कविता मेघ आए में प्रकृति की निम्न गतिशील क्रियाओं का चित्रण हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही मेघ आने लगे हवाएं तेज चलने लगी, हवाओं का तेज चलना, यानी तेज तेज हवाएं चलने लगी। जब हवाएं तेज चलने लगी तो पेड़ों का झुकना और उचकना, यानी मतलब एक बार डाली नीचे झुक रही है और एक बार उचक रही है। हमने पढ़ा था देखो कि किस प्रकार गर्दन को नीचे झुकाए और सिर को उठाए, यानी गर्दन तो झुकी हुई है और सिर को उठाए, किस प्रकार उचक करके पेड़ आने वाले मेहमान को देख रहे हैं। तो पेड़ों का झुकना व उचकना। दरवाजे खिड़कियों का खुलना, यानी जब बादल आए हैं उससे पहले तेज हवा चली है, उससे क्या हुआ, दरवाजे खिड़कियां खुल चुकी हैं। आंधी का चलना, यानी तेज हवा आई उससे धूल उड़ने लगी, धूल उड़ने लगी इसका मतलब आंधी चल रही है और धूल उड़ रही है। पीपल का डोलना और उचकना, यानी जैसे ही तेज हवा चली, बूढ़ा पीपल है उसकी शाखाएं हिलने लगी और वह ऊपर नीचे होने लगी, यानी उचकने लगी। तालाब में लहरों का उठना, जैसे ही हवा चलने लगी तो तालाब में भी लहरें उठने लगी है। इसके अलावा नदी का मानो बाकी नजर उठाकर ठिठक जाना, यानी जैसे ही बादल क्षितिज पर छाए छाते ही नदी भी एक क्षण के लिए ठिठक गई है, यह देखने के लिए कि अब जैसे ही ये बादल बरसेंगे मैं भी जल से परिपूर्ण हो जाऊंगी। क्षितिज पर बिजली का चमकना, जब काले बादल आ गए हैं तो दामनी भी दमकी है, यानी कि बिजली भी चमक रही है। लताओं का छिपना, यानी कि पेड़ की ओट में, पेड़ के ऊपर लता चढ़ती है, बेल चढ़ती है, और बारिश आने से पहले क्या है, लताएं क्या है, गर्मी से परेशान हो रही है तो वो क्या कर रही है, पेड़ की ओट में छिप रही हैं। जल का बरसना, यानी मूसलाधार बारिश का बरसना, और बांधों का टूट जाना, यानी सब्र का बांध टूट जाना, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित किसके प्रतीक है? धूल, पेड़, नदी, लता और ताल। सबसे पहले हम धूल के बारे में जानेंगे, जो धूल हवाओं से उड़ के घर के दरवाजे खिड़कियों के अंदर जा रही है, यानी दरवाजों में घुस रही है, वो किसका प्रतीक है? देखो, ये किशोरी लड़कियों का प्रतीक है। जो युवा अवस्था की तरफ जो बच्चियां जा रही है उनका प्रतीक है, जो भाग भाग कर मेहमानों के आने की खबर दे रही है, यानी कि बच्चियां हैं जो घर घर में भाग भाग के बता रही है कि किस प्रकार दामाद जी आ रहे हैं। उसी प्रकार धूल उड़ रही है और धूल दरवाजे खिड़कियों से घरों के अंदर जा करके ये बता रही है कि बादलों के आने का समय हो गया है। पेड़, पेड़ किसका प्रतीक है? पेड़ देखो गांव के पुरुषों का प्रतीक है। नदी, नदी गांव की युवती का प्रतीक है, जो कि बादलों को देख करके कुछ क्षण के लिए ठिठक जाती है। लता, लता किसका प्रतीक है? लता है जो उस नवविवाहिता, यानी जिसका प्रवासी पति शहर से गांव में आया है, यानी कि जो दामाद है जो शहर से गांव आ रहा है, उसकी ये नवविवाहिता पत्नी है, वो लता का प्रतीक है। अगला है ताल। ताल क्या है? ताल है जो तालाब, यानी कि वो घर का अंतरंग एक सदस्य है और मेहमान का स्वागत करता है। जैसे ही मेहमान आते हैं उनके लिए परात में पानी भर के लेके आता है। अगला प्रश्न देखिए, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? यहाँ लता से मतलब है
जो बेल है, जो नवविवाहिता है, उसने बादल रूपी मेहमान यानी कि जो दामाद आए हैं या बादल आए हैं उनको किस प्रकार देखा है। अब आप देखो इसको, बादल रूपी मेहमान 1 वर्ष के बाद आया है, यानी जो बादल हैं वो वर्ष में एक बार ही आते हैं, मानसूनी मौसम एक बार ही आता है। इसलिए लता रूपी नवविवाहिता, किसके रूपी? लता रूपी नवविवाहिता, उसने क्या किया है? पेड़ रूपी किवाड़ की ओट में छिप करके किसको देखा है? मेहमान को देखा है। किसको देखा है? मेहमान को देखा है। क्योंकि बादल रूपी प्रियतम की दीर्घ प्रतीक्षा करने के बाद में, यानी बहुत लंबी प्रतीक्षा करने के बाद में और उनके आने पर वह व्याकुल भी है। कैसी है? व्याकुल है, यानी खुश भी हो रही है और हल्की हल्की दुखी भी हो रही है। तो यानी कि जिस प्रकार बारिश आती है तो बारिश आने से क्या होती है? लता खुश हो जाती है। लता यानी बेलें जो पेड़ के पीछे लटकी हुई होती है या पेड़ के ऊपर लटकी हुई होती है। उसी प्रकार जो नवविवाहिता है वो प्रियतम के आने पर व्याकुल हो रही है, यानी कि खुश हो रही है और उन्हें बिना देखे रह भी नहीं पा रही है, यानी उनको देखने के लिए वो बार बार दरवाजे की ओट में से आ रही और जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। क्षमा करो, गांठ खुल गई अब भ्रम की। अब देखो, यहाँ एक दूसरे से जब मिलते हैं तो किस प्रकार माफ़ी मांग करके और अपने मन को हल्का करते हैं, उसका भाव यहाँ व्यक्त किया गया है। देखो, विरहिणी जो नायिका थी उसको क्या भ्रम था कि उसका नायक 1 वर्ष से उसकी सुध नहीं ले रहा है, यानी 1 वर्ष से बादल नहीं आए, तो उसको भ्रम था कि शायद नायक अब कभी नहीं आएगा या वह उसे भूल गया है। पर जब साल भर बाद शहर से प्रवासी नायक लौट करके आता है तो नायिका उससे क्या करती है? उसे क्षमा याचना करती है। क्या करती है? क्षमा याचना करती है कि मेरे मन में जो गांठ थी, कौन सी गांठ थी कि नायक मुझे छोड़ के चला गया, साल भर हो गया और उसने मुझे अब कभी याद ही नहीं किया, तो वो शायद अब नहीं आएगा। लेकिन जब वो अटारी पर नायक को देखती है तो उसका क्या होता है? उसका मन प्रसन्न हो जाता है और वो नायक से कहती है आप मुझे क्षमा करें। ग्रामीणों को उसी प्रकार, ग्रामीणों को क्या भय था कि बादल आएंगे या नहीं आएंगे, या बरसेंगे या नहीं बरसेंगे, यानी बादल आ भी जाएं और नहीं भी बरसे। परंतु जैसे ही बादल समय पर आए और बादलों में जब बिजली चमकने लगी तो ग्रामीणों के मन की गांठें खुल गई, यानी ग्रामीणों के मन में मन हर्षा गया और उनके मन में प्रसन्नता आ गई और उन्हें समझ आ गया कि अब बादल जरूर बरसेंगे और वे उनसे क्षमा याचना करने लगे। तो बादल के नियत समय पर आने से ग्रामीणों का भ्रम समाप्त हो गया। जिस प्रकार नायक के 1 साल बाद आने पर नायिका का भ्रम समाप्त हुआ, उसी प्रकार बादलों के नियत समय पर आने पर ग्रामीणों का मन का भ्रम समाप्त हो गया। अगला है, भाव स्पष्ट कीजिए। बांके चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सरके। अब देखो, बांकी चितवन यानी तिरछी नजरें। बांकी चितवन का मतलब होता है तिरछी नजरें। गांव की युवा वधुएं, यानी जो नई नई गांव में बहुएं आती हैं, नई नई वधुएं आती हैं, वो क्या करती है? घूंघट करती है, यानी पर्दा करती है। घूंघट का मतलब अपने मुख को अपनी ओढ़नी से ढकती हैं। और जब उन्हें मेहमान के आने की सूचना मिलती है तो उनके मन में भी एक क्या होती है? उत्कंठा होती है कि हम भी देखें कि मेहमान कैसा है। तो वो क्या करती हैं? वो अपनी जगह ठिठक जाती हैं, एकदम वहीं की वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। ठिठक जाने का मतलब वहीं के वहीं खड़े रह जाना। और थोड़ा सा घूंघट को सरका करके, यानी अपने घूंघट को ऊपर उठा करके थोड़ा से सरका करके और तिरछी नज़रों से उसे देखने लगती है। क्योंकि वो नव वधुएं हैं तो वो क्या करती हैं? पूरा घूंघट तो हटा नहीं सकती, थोड़ा से घूंघट को हटाएंगी और नजरें अपनी तिरछी करके और आने वाले मेहमान को देखने लगती हैं। उसी प्रकार नदी है। नदी भी क्या है? नदी भी यहाँ एक युवा वधू का उनको उपमा दी गई है कि नदी भी मेघ रूपी मेहमान को देखने के लिए उत्सुक हो उठी है, यानी नदी भी एक क्षण के लिए ठिठक गई है जब ऊपर आकाश में बादल छा गए हैं और हवा के चलने से उसकी लहरों में क्या है? परिवर्तन होने लगा है। जैसे ही हवा चलने लगी तो उसकी लहरें टेढ़ी मेढ़ी होने लगी है। तब ऐसा लग रहा है मानो उसने अपना घूंघट कुछ सरका दिया हो। जैसे ही लहरें चलने लगती है हवा के चलने से तो इस तरह प्रतीत होता है मानो कि नदी ने अपना घूंघट सरका दिया है और तिरछी नज़रों से यानी मेहमान यानी बादलों को वो देख रही है। हमारा अगला प्रश्न है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? देखो, जैसे ही बादल आए और बादल आकर बरसने लगे, उससे पहले और बादल जब आए हैं उस वक्त क्या क्या वातावरण में परिवर्तन हुए वो देखो।
जैसे ही मेघरूपी मेहमान आए सनसनाती हवा चलने लगी। कैसी हवा? यानी बादलों के आने से पहले हवाएं चलती हैं, वो सनसनाती हवा चलने लगी। हवा से क्या हुआ? दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगे। हवा जब चलने लगी तो दरवाजे खिड़कियां अपने आप खुलने लगे। साथ ही तेज हवा से पेड़ झुकने लगे। जब हवा चलती है तेज तो पेड़ नीचे की तरफ झुकते हैं ना। और पीपल जैसे बड़े पेड़ डोलने लगे। मतलब जो पीपल जैसे बड़े बुजुर्ग और पुराने पेड़ थे वो इधर से उधर डोलने लगे। बेलें हर्षित हुई, यानी जो बेल है जो पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई रहती हैं वो एकदम गर्मी से मुरझा गई है, और जैसे ही मेघ आए उनको देखकर वो भी प्रसन्न हो गई है। अब बेलें सारी हरी हो जाएंगी। तालाब में लहरें उठने लगी। कैसे? क्योंकि जब हवा चल रही है तो तालाब के पानी में भी लहरें उठ रही हैं। क्षितिज पर बादल उमड़ने और गरजने लगी। क्षितिज यानी पृथ्वी और आकाश दोनों का जो मिलन बिंदु है, यानी जो आकाश है वहाँ पर क्या है? बादल उमड़ने लगे और गरजने लगे। बिजली चमकने लगी। घने बादलों के बीच में बिजली चमकने लगी है। रिमझिम वर्षा होने लगी। देखो शुरुआत में जैसे ही बादल आते हैं बिजली चमकती है, एक बार धीरे धीरे बारिश होती है, बाद में बारिश की रफ्तार बढ़ती है। तो बादल जैसे ही आए, घने काले बादल, उनके बीच में बिजलियां चमकी और बिजली के चमकते ही रिमझिम बारिश होने लगी। और नदी में भी क्या है? हवा चलने से नदी में भी लहरें उठने लगी। तो ये परिवर्तन वातावरण में हुए हैं। अगला प्रश्न है, मेघों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है? भाई मेघ बन ठन के संवर के कैसे आते हैं? देखो बादलों का कितना इंतजार रहता है, खास करके कृषक समाज को। वो इसलिए रहता है कि जब तक बारिश नहीं होती है उनकी फसलें नहीं होती है। उनका जीविकोपार्जन का काम ही फसलों से चलता है, तो उनका सारा ध्यान अपने बादलों पर ही रहता है। तो देखो यहाँ मेघ है जो उनको बन ठन के संवर के आने के लिए क्यों कहा गया है। देखो मेघों के लिए बन ठन के और संवर के आने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि उनके आने से गांव वालों के मन में ठीक वैसा ही उल्लास छा जाता है। उल्लास का मतलब उत्सुकता, एक अच्छा मतलब वातावरण बन जाता है। जिस प्रकार की जिस सजे संवरे दामाद के गांव में आने पर उल्लास छा जाता है, उसी प्रकार मेघों के आने पर सारा कृषक समाज प्रसन्न हो जाता है। तो देखो बच्चों, आज हमने यहाँ प्रश्न 6 तक कर लिए हैं। आगे के प्रश्न हम आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन दोनों पदभाग के भावार्थ शब्दार्थ इनको पढ़िए, सुनिए और लिखने का अभ्यास कीजिए। साथ ही इन पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यास प्रश्न हैं इन्हें लिखिए और सुनिए। धन्यवाद बच्चों।